Okay. So today's topic, types of attributes using in SDT, right? So there are two types. One is synthesized and second is inherited, right? There are two different type of attributes used in SDT. What is the difference between synthesize and inherited attribute? So simple meaning अगर हम क्लियर करें synthesize और inherited attributes का, तो the meaning is inherited means value कहीं से fetch होके आएगी, राइट। सिंथेसाइज का मतलब क्या है, आपके पास में वैल्यू जो नॉर्मल रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। फॉर एग्जांपल, पहले थ्योरी पहले जाने से पहले एग्जांपल क्लियर करते हैं, जैसे ओके, राइट। सो जब हम इनहेरिटेड की बात कर रहे हैं तो इनहेरिटेड का मतलब हमें क्लियर है। इनहेरिटेड मतलब है हम किसी भी चीज की वैल्यू को कहीं से रिफर करके या फैच करके लेके आ रहे हैं, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपने नंबर ऑफ टाइम्स इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को यूज किया है। सो द कॉन्सेप्ट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन कंपाइलर्स, राइट। तो सबसे पहले आते हैं सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स का मीनिंग क्या है। सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स का मीनिंग है, अगर सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, a टेंड्स टू bc, सो a की वैल्यू, राइट, अगर हम आपसे बोलें कि a वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, b एंड c पे, यानी a एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन b एट्रीब्यूट और c एट्रीब्यूट, राइट। सो दिस इज अ नॉर्मल फंक्शनैलिटी। a टेंड्स टू bc का मतलब है आप b और c की जो भी वैल्यूज इवेलुएट करोगे वो किसका पार्ट होंगे, a का पार्ट होंगे। सो दैट इज अ नॉर्मल फॉर्मुलेशन। सो दैट नॉर्मल फॉर्मुलेशन इज कॉल्ड द synthesize attributes, right? In term of theoretical, a synthesize attribute is an attribute of the non-terminal of the left side of the production. Left side production means हम जो non terminals होते हैं हमेशा left hand side पे होते हैं। We talking about in this example capital A, right? Synthesize attributes represent information that is being passed up the pass tree. The attribute can take value only from the children's. It means अगर हम इसकी ट्री डिजाइन करें तो आप अपने कॉपी पे डिजाइन कर सकते हो। ए टेंस टू बी का मतलब क्या होगा, ए आपके पास में क्या होगा, रूट पे होगा, बी उसके लेफ्ट में होगा, सी उसके राइट में होगा। सो इट मीन्स आपके पास में जो ए की वैल्यू है वो हमेशा किससे आएगी, उसके चिल्ड्रन से आएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ट्री डिजाइन करोगे तो ए टॉप पे होगा, राइट, बी लेफ्ट में होगा, सी राइट में होगा। अब अगर हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ए हमारे पास या तो बी की वैल्यू हो सकती है या सी की वैल्यू हो सकती है, राइट। सो ये नॉर्मल प्रोसीजर है ट्री प्रोसीजर में। सो दैट नॉर्मल प्रोसीजर इज कॉल्ड सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बी और सी की बात करें तो ये किस तरीके के एट्रीब्यूट्स हैं, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स, अगर हम इसी सेम एग्जांपल को लेते हैं, ए टेंड्स टू बीसी, और अब हम अगर आपसे बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट में, राइट, बी एट्रीब्यूट इज डिपेंडेंट ऑन ए एट्रीब्यूट और सी एट्रीब्यूट, राइट, यानी आपके पास में जो ए है, राइट, ये हमारे पास में डिपेंडेंट नहीं है, अब इसकी जगह बी डिपेंडेंट है, राइट, और या सी डिपेंडेंट है। तो इट मींस आपके ए की वैल्यू क्या है, वो बी के थ्रू इनहेरिटेड होके आ रही है, राइट। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ inherited attributes. So inherited attributes in term of theoretical, an attribute of a नॉन टर्मिनल ऑन अ राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे जो भी नॉन टर्मिनल है, अभी तक हमने किसकी बात करी थी, लेफ्ट हैंड साइड की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट हैंड साइड की, राइट, ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड द इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। तो अगर राइट हैंड साइड पे कोई भी हमारे पास में प्रोडक्शन हैं, क्लियर, अगर हम इनकी वैल्यूज की बात करते हैं तो ये हमारे पास में किस तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स होते हैं। द एट्रीब्यूट्स कैन टेक वैल्यू आइदर फ्रॉम द पेरेंट, ये कहाँ से लेते हैं, या तो पेरेंट से लेते हैं या फिर अपने सिबली से लेते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर हम जो ट्री अभी हमने कंस्ट्रक्ट करी थी, ए टेंड्स टू बी सी, राइट, तो बी की वैल्यू या तो उसके पेरेंट से आ सकती है या सी से आ सकती है, यही दो ऑप्शंस हैं। अगर हम बी की वैल्यू की बात कर रहे हैं तो अगेन फिर से समझो, बी की वैल्यू कहाँ से आ सकती है, या तो ए से ट्रांसफर हो सकती है या सी से ट्रांसफर हो सकती है। अगेन सी की वैल्यू कहाँ से आ सकती है, या तो ए से ट्रांसफर हो सकती है या बी से ट्रांसफर हो सकती है। तो इस तरीके का जहां पे भी प्रोविजन है, यानी जब हम ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर लीफ की वैल्यू उसके पेरेंट से आ रही है या उसके सिबली से आ रही है, तो वो आपके पास में क्या कहलाते हैं, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं, राइट। अब इस इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इन टोटलिटी हम इन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एस एट्रीब्यूट और एल एट्रीब्यूट। जनरली हमारे पास में दो टाइप्स होते हैं, सिंथेसाइज, राइट, एंड इनहेरिटेड। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एस एट्रीब्यूट्स और एल एट्रीब्यूट्स, राइट। इन एस और एल एट्रीब्यूट्स में हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, चेक करते हैं, राइट, नेक्स्ट स्लाइड पे। एस एट्रीब्यूट्स इन एसटीडी का मतलब क्या है आपके पास में, इफ एन एसटीडी एस सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्री, राइट, ट्रांसलेशंस यूज ओनली सिंथेसाइज एट्रीब्यूट, राइट, इट इज कॉल्ड एस एट्रीब्यूट एसटीटी। अब कैसे मालूम चलेगा कि केवल सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स यूज कर रहे हैं, तो ये चीज कैसे मालूम चल रही है कि वो केवल सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स हैं। सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स का मीनिंग क्या हुआ आपके पास में,
अगर हमारे पास में हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज को किससे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड वाले पार्ट से प्रेडिक्ट कर रहे हैं। इन टर्म ऑफ ट्री अगर हम क्या बोले, पेरेंट की वैल्यू हमेशा किससे आइडेंटिफाई हो रही है, उसके चाइल्ड के थ्रू आइडेंटिफाई हो रही है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एस एट्रीब्यूट्स, राइट, क्लियर। सो ये आपके पास में क्या है, सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स है। तो एस एट्रीब्यूट्स, राइट, stdr evaluate in bottom up parsing। तो बॉटम अप का मतलब क्या है, हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। सो बॉटम अप का मतलब क्या होगा, चाइल्ड पहले इवेल्युएट होगा, देन पेरेंट इवेल्युएट होगा, राइट, एज the value of the parent node dependent upon the value of child node, right। Semantic actions are placed in rightmost प्लेस ऑफ द आरएचएस। तो जो सिमेंटिक सेक्शन होते हैं वो हमेशा एस एट्रीब्यूट में कहाँ पे आते हैं, हमेशा राइट हैंड साइड पे आते हैं। यानी जो आपके पास में अपने लेफ्ट हैंड साइड में नॉन एट्रीब्यूट लिखे हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो भी आप एक्शंस लिख रहे हो, उस एक्शंस के करस्पॉन्डिंगली जितने भी उसके रूल्स होंगे या आपके पास में सिमेंटिक एक्शंस होंगे, वो सारे कहाँ पे होंगे, राइट हैंड साइड पे। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिखा हुआ है ई टेंस टू ई प्लस टी, तो इसमें सिमेंटिक रूल्स कहाँ पे लिखे हुए हैं, केवल राइट हैंड साइड पे, राइट, क्लियर, मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो ये किसका पार्ट होते हैं, सिंटेक्स डायरेक्टेड का पार्ट होते हैं, क्लियर। नाउ एस एट्रीब्यूट्स का, नाउ एल एट्रीब्यूट। एल एट्रीब्यूट्स का मीनिंग क्या है आपके पास में, ओके, एल एट्रीब्यूट्स का मीनिंग है, जस्ट अ मिनट, ओके। तो एल एट्रीब्यूट का बेसिक मीनिंग क्या होता है हमारे पास में, एल एट्रीब्यूट का मीनिंग है अगर हम किसी भी सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स और इनडायरेक्टेड सॉरी इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स का यूज करें, सो दैट इज कॉल्ड द एल एट्रीब्यूट, राइट। सो इफ एसडीटी यूज बोथ सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स एंड इनहेरिटेड एट्रीब्यूट, बट इन एस एट्रीब्यूट्स वी ओनली यूज द सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स, राइट। सो एस एट्रीब्यूट्स और एल एट्रीब्यूट्स में जब भी डिफरेंस पूछा जाएगा तो पहला डिफरेंस आपको क्लियर है, यहाँ पे स्लाइड में मैंने डिफरेंस नहीं लिखे हैं, यू राइट इट डाउन इन योर कॉपी। Difference between S attributes and L attributes, the first difference is in S attributes we use only synthesize, right? In L attribute we use synthesize and inherited attribute. What are the difference between synthesize and inherited attributes? We already discussed. Synthesize means when we talking about the left hand side value, right, it means the parent value always come from the child side, right, and the inherited attributes means the child value is come from the parent side or the sibling side, right, clear। So attribute in L attributes SDT are evaluated by depth first, right। ये हम लोग डीएस में पढ़ चुके हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होती है एंड लेफ्ट टू राइट पार्सिंग मैनर क्या होते हैं। कल हम लोगों ने जब इस चीज को यूज किया था तो आपको याद होगा हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज कर रहे हैं, राइट, और यहाँ से कहाँ से चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, क्लियर। सो ये किसका पार्ट है आपके पास में, एल एट्रीब्यूट्स का पार्ट है, क्लियर। नाउ अब आते हैं आपके पास में एस एट्रीब्यूट्स, एल एट्रीब्यूट्स का बेसिक फंक्शनैलिटी क्लियर है। एक एग्जांपल लेते हैं, राइट, ए टेंस टू एक्स वाई जेड। अब अगर हम यहाँ पे आपसे बोलें कि ये प्रोटेक्शन रूल्स लिखे हुए हैं हमारे पास, यानी ये हमारे पास में नॉट प्रोटेक्शन रूल, दैट इज कॉल्ड द सिमेंटिक रूल, राइट। अब इस सिमेंटिक रूल में देखें क्या ये एल एट्रीब्यूट्स को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो एल एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है आपके पास में, जो हमारे पास में इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हों, राइट। सो एक्स वाई जेड को अगर हम चेक करें और यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से ही आना चाहिए। एल एट्रीब्यूट का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड से भी आना चाहिए, राइट। सो देखो आपके पास में अगर आपने लिखा हुआ y डॉट एस इक्वल टू ए डॉट एस, y डॉट एस इक्वल टू ए डॉट एस, राइट। तो ए आपके पास में क्या है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये प्रोटेक्शन आपके पास में क्लियर है, राइट। y डॉट एस इक्वल टू एक्स डॉट एस, y इसके किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये भी प्रोटेक्शन आपके पास में क्लियर है। लेकिन जब आपने लिखा हुआ y डॉट एस इक्वल टू जेड डॉट एस, तो y इसके किस साइड में है, z इसके किस साइड में है, राइट हैंड साइड में। सो ये एल एट्रीब्यूट एसटीडी नहीं हो सकता है, क्लियर। इनहेरिटेड है, लेकिन आपके पास में इनहेरिटेड में एल एट्रीब्यूट्स क्यों नहीं है, क्योंकि इन एल एट्रीब्यूट्स में हमारे पास में हमेशा कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, जिस भी पर्टिकुलर पार्ट में हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, राइट, यानी हमारे पास में जो लेफ्ट हैंड साइड है, क्लियर, वो हमेशा किससे एसोसिएटेड होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल से या वैल्यू से एसोसिएट होना चाहिए। तो देखो अगर हम x की बात कर रहे हैं तो ये किससे केवल एसोसिएटेड हो सकता है, a से। y की बात कर रहे हैं तो ये किससे एसोसिएटेड हो सकता है, x से। z की बात करेंगे तो ये किससे एसोसिएटेड होगा, y से। लेकिन जब हम y की बात करेंगे तो ये z से एसोसिएटेड नहीं हो सकता है, किसमें, l एट्रीब्यूट एसटीडी में। तो यही रिस्ट्रिक्शंस होती है आपके पास में एल एट्रीब्यूट
STT में, right? So it is not a L attribute grammar. It means y dot s equal to a dot s and y dot s equal to x dot s. Both are the correct in term of left hand side rule, and the y dot s equal to z dot s, that is a false according to left hand side rule. So this particular example is not lie in L attribute STD, right? Note लिखा हुआ है, if a definition in S attribute then it is also L attribute but not vice versa. मीनिंग समझ में आ रहा है कि अगर हम आपसे बोलते हैं कोई भी एस एट्रीब्यूट है देन इट इज आल्सो एल एट्रीब्यूट, वो एल एट्रीब्यूट हो सकता है बट इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। क्लियर, राइट? अब आते हैं एक एग्जांपल या एमसीक्यू पे सिंपल। अगर हमारे पास में सपोज p टेंस टू सॉरी प्रोडक्शन वन, आपके पास में क्या लिखा हुआ है, s टेंस टू mn, राइट? क्लियर। नेक्स्ट पार्ट में आपके पास में क्या लिखा हुआ है, इसका सिमेंटिक रूल लिखा हुआ है, s डॉट वैल्यू इक्वल टू m डॉट वैल्यू प्लस n डॉट वैल्यू, राइट? यानी हम यहाँ पे इस प्रोडक्शन को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, प्लस के लिए यूज कर रहे हैं। सेम एस पी क्यू को हम किस लिए यूज कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं और या इक्वालिटी के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये प्रोडक्शन रूल्स हैं। अब अगर हम आपसे बोलते हैं ये किस तरीके की एसडीटी में लाई कर रहा है, तो पहला क्या है आपके पास में, बोथ P1 एंड P2 यानी प्रोडक्शन रूल्स की बात कर रही है, आर एस एट्रीब्यूट। क्या ये एस एट्रीब्यूट्स हैं? तो एस एट्रीब्यूट्स का मीनिंग क्या था, सबको क्लियर है? अब एस एट्रीब्यूट्स का मीनिंग क्या था आपके पास में, जब भी हम किसी भी सिमेंटिक एक्शंस की बात करते हैं तो हमेशा राइट मोस्ट साइड पे होंगे, यानी ये सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स को ही डिफाइन करते हैं। क्लियर? सो अगर हम आपसे यहाँ पे बोले इस पर्टिकुलर प्रोडक्शंस की बात करें तो एस डॉट वेल इक्वल टू एम डॉट वेल प्लस एन डॉट वेल, यानी एस की वैल्यू हमेशा किस पे डिपेंडेंट है, एम और एन पे डिपेंडेंट है। तो ये आपके पास में किस तरीके का पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हुआ, ये एस एट्रीब्यूट है, राइट? क्लियर। लेकिन अगर हम आपसे बोलते हैं एम टेंस टू पी क्यू, तो एम टेंस टू पी क्यू में आपके पास में पहला वाला पार्ट क्या है, पी डॉट वेल इक्वल टू क्यू डॉट वेल, एंड सेकेंड पार्ट क्या है, पी वेल डॉट पी डॉट वेल इक्वल टू क्यू डॉट वेल। अभी हम लोगों ने एल एट्रीब्यूट्स का डेफिनेशन पढ़ा था कि पी हमेशा किससे डिफाइन होना चाहिए, एम से डिफाइन होना चाहिए, ना कि क्यू से। अगर पी क्यू से डिफाइन हो रहा है तो ये इनहेरिटेड एट्रीब्यूट तो है, लेकिन ये आपके पास में एल एट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, राइट? एल एट्रीब्यूट ये कभी कब होगा, जब आपके पास में ये क्या होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होता। तो इट मींस अगर हम इस पर्टिकुलर ऑप्शंस की बात करें तो P इन L एट्रीब्यूट, राइट, ये L एट्रीब्यूट्स में है, बट P2 इज नॉट एन L एट्रीब्यूट्स। यहाँ किसके कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछा गया था, L एट्रीब्यूट्स के करस्पॉन्डिंग। तो आपके पास में P1 जो वाला पार्ट है इसमें लेफ्ट हैंड के करस्पॉन्डिंगली सारे रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये L एट्रीब्यूट्स है। बट इसमें ये वाला रूल आपके पास में क्या है, L एट्रीब्यूट्स को वायलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि P आप किसके इक्विवेलेंट कर रहे हो, Q के इक्विवेलेंट कर रहे हो, और Q हमेशा किस साइड में है, राइट हैंड साइड में। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है आपके पास में, नॉर्मल जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं लिखा होता है दिस इज एल एट्रीब्यूट्स एसडीटी और नॉट। तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये एल एट्रीब्यूट एसटीडी है या नहीं है, राइट? नाउ नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। अगेन ये भी एसटीडी का ही पार्ट है, सो डोंट कंफ्यूज कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन कुछ अलग चीज है, राइट? जब हम लोगों ने कंपाइलर के फेजेस पढ़े थे तो उसमें एक पार्ट में आता है ना एसडीटी के बाद में इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। तो इंटरमीडिएट कोड तभी जनरेट हो सकता है जब आप क्या काम करोगे, जब आप एसडीटी जनरेट कर लोगे। जब एसडीटी जनरेट हो जाएगी उसी के बाद हमारे पास में हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेंगे। इंटरमीडिएट कोड जनरेट क्यों कर रहे हैं, दैट इज अ ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मेट, राइट? ऑप्टिमाइजेशन फॉर्मेट्स का मीनिंग क्या है आपके पास में, अगर हम सिंपली बात करें, सिंथेसाइज मॉडल ऑफ अ कंपाइलर, द फ्रंट एंड ऑफ अ कंपाइलर ट्रांसलेट अ सोर्स प्रोग्राम इनटू इंडिपेंडेंट इंटरमीडिएट कोड, राइट? जब भी हम किसी भी कंपाइलर से किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो क्या करता है, एक बाइट कोड या इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, राइट? तो जब इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर रहा है तो ये क्या प्रोवाइड करता है, सिंपलिसिटी प्रोवाइड करता है। अगर हम आपसे बोलते हैं सी की हमने एक EXE बना ली है तो हम इसे कहीं पे भी जाके रन करा सकते हैं। जावा का बाइट कोड है वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके, किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके आप उसे रन करा सकते हो। आप क्या बोलते हो, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, राइट? सो यही चीज यहाँ पे अभी आती है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मशीन हमेशा क्या है आपके पास में एक पर्टिकुलर टाइप की चीजों को समझती है जिसको हम लोग नेमोनिक्स बोलते हैं, राइट? So semantic model of compiler, the front end of compiler translate a source program into a independent intermediate code. Then the back end of the compiler use this intermediate code to generate the target code, right?
which can be understood by the machine. It means टारगेट कोड हमेशा क्या है, मशीन लेवल कोड होता है. जब हम लोगों को बेसिक्स पढ़ाया जाता है कंप्यूटर का तो हम तो बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम है, फिर इंटरमीडिएट कोड है, फिर मशीन लेवल कोड है. तो मशीन लेवल कोड क्या हो गया, लास्ट में 0-1 का फॉर्मेट. लेकिन उससे पहले हमारे पास में एक कन्वर्जन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपके पास में मशीन जनरेटेड कोड या मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड, जिसको आप यहाँ पे समझते हो. जो यहाँ का पार्ट है कंपाइलर के पार्ट में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसटीडी के फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं. ये इंटरमीडिएट कोड आपके पास में जस्ट लाइक अ मशीन लैंग्वेज नहीं होता है. ये आपके पास में हायर लैंग्वेज, हायर लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लेवल लैंग्वेज के बीच का फॉर्म होता है, राइट, जिसको कंप्यूटर इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, राइट. सो इंटरमीडिएट कोड इज used to translate the source code into machine code, and intermediate code lies between the high level language and machine level language. इसीलिए बीच में रखा जाता है. इसको आप सिंपल समझ लो बाइलिंगुअल की तरीके से, राइट. बाइलिंगुअल का काम क्या होता है आपके पास में, जो इधर से ट्रांसलेट किया जा रहा है उसको इजीली अंडरस्टैंड करके कन्वर्ट कर सकता है, जो दूसरी साइड से आपके पास में इंटरप्रिटेशन हो रहा है उसको कन्वर्ट करके लास्ट वाले एंड पे पहुंचाना, राइट. सो हमेशा इंटरमीडिएट कोड कहाँ पे लाई करते हैं, जो भी कोड एक्चुअली जनरेट होना होता है और जो इंटरमीडिएट आपके पास में यानी फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में, यानी आपके जो हाई लेवल लैंग्वेज है और जो मशीन लेवल लैंग्वेज है उसके बीच में हमेशा कौन सा कोड वर्क करता है, इंटरमीडिएट कोड वर्क करता है. एडवांटेजेस क्या है, इफ कंपाइलर डायरेक्टली ट्रांसलेट सोर्स code into machine code without generating intermediate code, then the full navigate compiler is required for each new machines. यानी जब भी हम मशीन बनाएंगे हमें हर बार एक नया कंपाइलर रिक्वायरमेंट का होगा, राइट. द इंटरमीडिएट कोड कीप्स द एनालिसिस portion same for all the compilers. That's why it does not need a full compiler for every unique machine. इट मीन्स आपने क्या किया हुआ, आपने कुछ इंटरमीडिएट कोड्स बना के रखे हुए हैं, तो अब आपको बार बार उन चीजों को ट्रांसलेट नहीं करना है, आप उसे इजीली उठा सकते हो. फॉर एग्जांपल जिनको हम निमोनिक्स बोलते हैं, तो जब भी मशीन में अगर कोई भी पार्ट है तो हमने उसे निमोनिक्स पार्ट में कन्वर्ट कर दिया तो उसका पर्टिकुलर ट्रांसलेशन फॉर्म ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाता है, राइट. इंटरमीडिएट कोड जनरेटर्स रिसीव इनपुट from its predecessor's phase and semantic analysis phase. It take input in the form of annotated syntax ट्री. ये एनोटेटेड सिंटैक्स ट्री क्या होता है, अगर आपने डीएस में पढ़ा होगा तो जहाँ पे हम डिटेल्ड यानी रिप्रेजेंटेशंस करते हैं कि लेफ्ट कैसे होगा, राइट कैसे होगा, किसमें किसका एड्रेस स्टोर होगा. अभी आगे वाली स्लाइड में ये भी रिप्रेजेंट करूंगा, क्लियर. सो ये हमारे पास में क्या होते हैं, एनोटेटेड सिंटैक्स ट्री होती है, जिससे हमें ये मालूम होता है कि नेक्स्ट हमें किस पर्टिकुलर एड्रेस कोड पे जाना है, राइट, क्लियर. नेक्स्ट है आपके पास में यूजिंग द इंटरमीडिएट कोड द सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर सिंथेसिस फेज इज चेंज अकॉर्डिंग टू द टारगेट मशीन. यानी जब हमारे पास में हम इस फेज को यूज करते हैं तो जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो टारगेट मशीन के अकॉर्डिंग वेरी करती रहती है, राइट. अब आते हैं इंटरमीडिएट कोड्स को हम कितनी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है इंटरमीडिएट कोड्स क्यों रिक्वायर्ड है, तो आपको एडवांटेज के फॉर्म में इसका आंसर मिल गया. सेकंड क्वेश्चन जनरेट होता है इंटरमीडिएट कोड कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है या किस जगह पे रिक्वायर्ड होता है, तो आप हमेशा बता सकते हो इंटरमीडिएट कोड्स हमेशा किसके बीच में लाई करता है, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज के लिए, राइट. अब आते हैं इसके कितने टाइप्स रिप्रेजेंटेशन होते हैं. तो पहला आपके पास में है पोस्टफिक्स, दूसरा है सिंटैक्स ट्री, थर्ड है थ्री एड्रेस कोड. इसको हम लोग एक्चुअल में थ्री पार्ट में डिवाइड करते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टू पार्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ टू पार्ट्स लिखे हैं. आगे स्लाइड में मैंने थर्ड पार्ट भी एक्सटेंड किया हुआ है. तो फर्स्ट पार्ट है क्वाड्रेटल्स, सेकंड पार्ट है ट्रिपल्स एंड थर्ड पार्ट है इनडायरेक्ट ट्रिपल्स, राइट. तो ये आपके पास में एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर ग्रामर को या आपके एसडीटी को. इस फॉर्मेट में तो हम वन बाय वन समझेंगे. सबसे पहले समझते हैं पोस्टफिक्स को, राइट. सबने डीएस में इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन पढ़ा हुआ है, राइट. सो और सेम चीज है यहाँ पे भी. पोस्टफिक्स को इवेलुएट कैसे करते हैं, तो जस्ट फॉर द रिकैप पर्पस हम लोग एक पोस्टफिक्स नोटेशंस को इवेलुएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैक इंप्लीमेंटेशन. ये काम अपने डीएस में किया हुआ है. इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कैसे कन्वर्जन होता है, रिकर्सिव एल्गोरिथम्स आपने पढ़ी हुई हैं, सेम एज प्रोसीजर है यहाँ पे भी. पोस्टफिक्स नोटेशन इज द यूजफुल फॉर द इंटरमीडिएट कोड इफ द गिविंग लैंग्वेज इज expressions, right. Postfix notation is also called the suffix notation or reverse polish, right. Postfix notation is a linear representation of syntax tree. In the postfix notation any expression can be written unambiguously without parenthesis. ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज होता है. जब भी हमें मैथमेटिकली कोई भी फॉर्मुलेशंस करना होता है तो हम हमेशा क्या चीज प्रेफर करते हैं, पोस्टफिक्स नोटेशन प्रेफर करते हैं. सेकंड क्वेश्चन होता है इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट होता है पोस्टफिक्स ही क्यों,
क्योंकि पोस्टफिक्स का स्टैक इंप्लीमेंटेशन सबसे ईज होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पोस्टफिक्स नोटेशन यूज करते हैं, राइट। द ऑर्डिनरी इनफिक्स वे of writing the sum of x and y in with operator in a middle, for example x multiply with y। लेकिन जब हम इस चीज को किस में कन्वर्ट करेंगे, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो हमेशा जो ऑपरेटर पार्ट होता है वो कहाँ जाता है, सबसे एंड में, तो एक्स वाई एस्टिक। तो इस चीज का इंप्लीमेंटेशन बहुत ईज है, राइट, इन टर्म ऑफ स्टैक। प्लस दूसरा, इसमें आपको पैरेंथेसाइज करने की जरूरत नहीं होती, हमें ये हमेशा पता होता है किन दो ऑपरेशंस के ऑपरेटर्स के बीच में हमें कौन सा ऑपरेंड परफॉर्म कराना है, राइट। इन पोस्टफिक्स नोटेशन द ऑपरेटर फॉलो द ऑपरेंड। सो मीनिंग क्लियर है। अब एक इवेल्युएशन करते हैं किसका, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का। तो सारे सिंबल हमने स्टैक में डाल दिए 1 by 1, 6 4 2 /3 एस्टिक प्लस 9 एंड प्लस। नाउ अब हमारे पास जो स्टैक है इनिशियली वो एम्प्टी होगा, जब तक कि हमारे पास में कोई भी ऑपरेंड नहीं ऑपरेंड आते हैं तब तक हम क्या करेंगे, स्टैक पे एंट्री करते जाएंगे, और जब ऑपरेटर आएगा तब हम ऑपरेंड को पॉप करेंगे और उस पे इवैल्यूएशंस परफॉर्म करेंगे। तो पहले 6 आया, कोई हमारे पास में ऑपरेटर नहीं था तो हमने इसे स्टैक में डाल दिया। नेक्स्ट 4 आया, फिर से 4 को हमने स्टैक में डाल दिया। नेक्स्ट 2 आया, फिर से हमने स्टैक में डाल दिया, क्योंकि अभी तक सारे ऑपरेंड मिल रहे हैं। ऑपरेटर जब मिलेगा तो हमें दो ऑपरेंड की जरूरत होगी, तो नेक्स्ट हमें क्या मिला, स्लैश मिला। तो अब हमें स्टैक से दो वैल्यूज निकालनी है। कैसे परफॉर्म होगा, तो पहले 2 आया तो ये आपके यहाँ असाइन हो जाएगा, 4 आया पहले वाले ऑपरेंड में। स्टैक में सबसे ऊपर जो है वो पहले लिखा जाता है, फिर उसके बाद ऑपरेटर लिखा जाता है, फिर दूसरा ऑपरेंड लिखा जाता है। तो क्या हुआ, 2, देन यहाँ पे क्या आएगा, स्लैश, देन 4। तो यानी 4 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप परफॉर्म करोगे तो रिजल्ट क्या मिला, 2। अब जो भी रिजल्ट मिला उसको अगेन हम स्टैक में पोस्ट कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या मिला, 6 2, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में फिर से टोकन स्कैन किया, दैट इज 3। तो 3 को हमारे पास में क्या करना था, ऑपरेंड था, तो हमें स्टैक में पुश कर देना था, तो 6 2 3 हो गया। नाउ अगेन हमें क्या मिला, एस्टिक। एस्टिक इज अ ऑपरेटर, तो ऑपरेटर परफॉर्म कराना है तो हमें यहाँ से दो ऑपरेंड करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास में 3 आया, सेकंड हमारे पास में 2 आया, और इसके बीच में एस्टिक परफॉर्म किया, तो क्या मिला, 2 एस्टिक 3 इक्वल टू 6। एंड 6 को हमने फिर से स्टैक में पुश कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 66, राइट। ओके, नाउ अगेन फिर से हमने स्कैन किया तो क्या मिला, प्लस, राइट। सो प्लस का मतलब है फिर से ऑपरेटर है, तो फिर से दो ऑपरेंड हमने पॉप किए, तो पहला 6 बाहर आया, राइट, एंड सेकंड 6 बाहर आया, क्लियर। और 6 + 6 को परफॉर्म किया, क्या मिला, 12। 12 को हमने स्टैक में पुश कर दिया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास में ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेंड है, तो एज यूजुअल जब ऑपरेंड होता है तो हम कोई काम नहीं करते हैं, स्टैक में पुश कर देते हैं। सो 12 के बाद में 9 आ गया। नाउ अब हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट क्या है, फिर से प्लस आया, तो प्लस का मतलब हमें पहले 9 को निकालना है, देन फिर 12 को निकालना है, और इसके बीच में क्या करना है, प्लस परफॉर्म कराना है। क्या मिला, 21। 21 को स्टैक में पुश कर दिया। नेक्स्ट हमने सिंबल को स्कैन करने की कोशिश करी, यहाँ पे आपके पास में क्या आ गया, नल कैरेक्टर आ गया, कंप्लीट हो गया, या डॉलर आ गया आपके पास में, कंप्लीट हो गया। इट मींस हमारे पास इस पर्टिकुलर पोस्टफिक्स का इवैल्यूएशन क्या आया, 21। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चन में कि इवैल्यूएशन ऑफ दिस पोस्टफिक्स, तो आपको ये डिटेल प्रोसीजर बता दिया, आप इसे शॉर्ट फॉर्म में भी कर सकते हो, क्लियर। सेम एज है जैसे आपने डीएस में यूज किया था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सिंटैक्स ट्री और पास ट्री क्या होता है, राइट। सो सिंटैक्स ट्री पास ट्री में स्लाइटली डिफर है, राइट। पास ट्री का मतलब होता है हम कंप्लीटली सारी चीजों को बता रहे हैं, यानी इस पूरी ग्रामर का हम एक कंप्लीटली रिप्रेजेंटेशन डिजाइन करते हैं। बट सिंटैक्स ट्री में हम केवल सिंटैक्स ओरिएंटेड बात करते हैं, राइट, यानी ऑपरेटर और ऑपरेंड के रिलेट बात करते हैं, क्लियर। सो ऑपरेंड एंड ऑपरेटर के रिलेट में बात करने का मीनिंग क्या हुआ हमारे पास में, सबसे पहले थ्योरेटिकल पॉइंट्स पे क्लियर करते हैं। इन द पास ट्री most of the leaf nodes are single child to their parent node. In the syntax tree we can eliminate the extra information, जो extra information है हम इनको eliminate कर देते हैं और इसकी जगह direct information होती है उनको place करते हैं, right। syntax tree is a variant of parse tree, it means अगर हम parse tree की बात करें और syntax tree की बात करें तो ये इसका modified part है parse tree का, right, clear। इंटीरियर नोड्स आर ऑपरेटर्स एंड लीव्स आर ऑपरेंड। यहाँ पे हम केवल किसकी बात करते हैं, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड की बात करते हैं, राइट। सिंटैक्स ट्री इज यूजुअली यूज्ड व्हेन रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम इन अ ट्री स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर हमें सपोज ये पार्ट इवेल्युएट करना है, क्लियर, आईडी प्लस आईडी एस्ट्रिक आईडी। सो अगर हम इसके लिए ट्री बनाएं तो ये हमारे पास तो ग्रामर थी, तो ये पास ट्री था। अब इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करना है, प्लस और एस्ट्रिक में। अब यहाँ पे ध्यान रखो हमारे पास क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, बॉटम अप पार्सिंग यूज कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास में कौन सा चीज परफॉर्म होगी, प्लस ऊपर आएगा या एस्टिक ऊपर आएगा। तो हमने आपको ये चीज कल भी समझाई हुई थी, अगर हमने ऑपरेशंस लिखे हुए हैं और अगर आपके पास में एस्टिक और प्लस है, कल हम लोगों ने अभी इस चीज को डिस्कस किया था, अगर आपको नहीं रिमेम्बर है हम फिर से डिस्प्ले कर देते हैं,
राइट, इस वाले पार्ट में। अगर एस्टेरिक ऊपर है तो इट मींस क्या हुआ, और माइनस नीचे है तो पहले हमारे पास में क्या होगा, माइनस परफॉर्म होगा देन एस्टेरिक परफॉर्म होगा। राइट, यहाँ पे क्या है, पहले एस्टेरिक परफॉर्म होगा देन प्लस परफॉर्म होगा। क्लियर। तो जो हमारे पास में ग्रामर लिखी हुई है उसके बेसिस पे हम ये चीज डिसाइड करते हैं। तो यहाँ ग्रामर में हमारे पास में पहले एस्टेरिक लिखा हुआ है तो हमने पहले एस्टेरिक को परफॉर्म किया एंड देन प्लस को परफॉर्म किया। तो एस्टेरिक परफॉर्म करने का मतलब क्या था, हमें दो ऑपरेटर्स की जरूरत, ऑपरेंड की जरूरत है। तो आईडी एंड आईडी दो ऑपरेंड हो गए, इसके बीच में एक ऑपरेटर था, एस्टेरिक हमने इसको परफॉर्म कर लिया। जो भी रिजल्टेंट आया वो हमारे पास में क्या होगा, एज ए ऑपरेंड वर्क करेगा। राइट, तो रिजल्टेंट ऑपरेंड प्लस आपके पास में आईडी एंड देन आपके पास जो ऑपरेटर है उसको आपने परफॉर्म कराया। सो ये रिप्रेजेंटेशन आपके पास में क्या कहलाता है, सिंटेक्स ट्री कहलाता है। क्लियर। नाउ अब आते हैं हमारे पास में अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री हमारे पास में रिप्रेजेंट होता है, सपोज आपने प्लस किया तो ये डिटेल रिप्रेजेंटेशन है, लेफ्ट राइट के करस्पॉन्डिंगली आप रिप्रेजेंट करते हो कि कौन सा नोड लेफ्ट में जा रहा है, कौन सा नोड राइट में जा रहा है। तो इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हो। क्लियर, आपको सिंटेक्स ट्री पता होना चाहिए, पास ट्री सिंटेक्स ट्री में क्या डिफरेंस होता है ये चीज पता होना चाहिए। सपोज अगर हम आपको बोलते हैं कि इसकी सिंटेक्स ट्री बनाओ, राइट, सो सिंटेक्स ट्री कैसे बनाएंगे ये चीज समझ में आना चाहिए। सबसे पहले क्या है, बॉटमॉस रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास में बी प्लस सी को हम लोग इवेलुएट करेंगे तो हमने सबसे पहले नीचे लिखना है बी प्लस सी को, कोई भी ऊपर नहीं लिखेगा, क्योंकि हमारे पास जो भी पार्ट है बॉटम अप यूज कर रहे हैं। तो बॉटम अप पार्ट्स में क्या होता है, जो चीज सबसे पहले इवेलुएट होनी होती है उसको सबसे बॉटम पे लिखते हैं। तो बी प्लस सी को हमने सबसे पहले बॉटम पे लिखा, देन इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराया, प्लस। इसके बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, एस्टिक का यूज कर रहे हैं। राइट, सो एस्टिक को हमने इसके बाद परफॉर्म कराया ए एस्टिक, जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट था। और फिर हमारे पास हम किसको यूज कर रहे हैं, डिवाइड को। सो डिवाइड को हमने यहाँ पे यूज कराया। अब ये चीज हो कैसे रही ये तो समझ में आ गया, बी प्लस सी यहाँ से हो रही है। अब एस्टिक और स्लैश में किसको यूज कराएं, तो एस्टिक और स्लैश में अगर हम देखें तो राइट एसोसिएटिव यूज हो रहा है या लेफ्ट एसोसिएटिव रूल हो रहा है। तो अगर हम एस्टिक की बात करते हैं तो हमारे पास में क्या है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी रूल यूज होता है। तो पहले हमारे पास में एस्टिक परफॉर्म होगा देन हमारे पास में डिवाइड परफॉर्म होगा। राइट, इसी तरीके से अगर आप इस फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करोगे तो पहले ये वाला डिवाइड सॉल्व, सॉरी, ए प्लस बी सॉल्व होगा, फिर उसके ऊपर एस्टिक आएगा, फिर उसके ऊपर माइनस आएगा। तो आप इसकी एक बार सिंटेक्स ट्री डिजाइन करके देखना, अगर कोई डाउट होता है तो आप क्लियर कर लेना। लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं सिंटेक्स ट्री का। ए प्लस बी एस्टिक सी एक ब्रैकेट में है, स्लैश ए माइनस बी एस्टिक सी दूसरे ब्रैकेट में है, और इन सब के बाहर लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू। नाउ अब अगर हम सिंटेक्स ट्री डिफाइन करने की बात करें तो एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, और इसके बीच में क्या जुड़ा हुआ है, स्लैश। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्लैश ए बी। क्लियर, तो ये पार्ट तो समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू दिस पार्ट। तो एक्स इक्वल टू दिस पार्ट का मतलब क्या हुआ, इक्वल टू ऊपर होगा, इसके साइड में एक्स होगा और इसके साइड में बचा हुआ पूरा पार्ट। इस पूरे पार्ट को हम सपोज थोड़ी देर के लिए जेड मान लेते हैं, तो ये पूरा पार्ट जेड है। जेड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, अभी हमने समझा हुआ था। जेड का मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट अलग सॉल्व होना है, ये वाला पार्ट अलग सॉल्व होना है। तो जेड किस में है, ए और बी पार्ट में कैटेगराइज है। तो हमने ए पार्ट अलग लिख दिया, बी पार्ट अलग लिख दिया। अब इस ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पार्ट में क्या है, सबसे पहले क्या सॉल्व होना चाहिए, बी एस्टिक सी। तो देखो सबसे नीचे हमने किसको सॉल्व किया है, बी एस्टिक सी को। ये अभी हम ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। राइट, क्लियर। नाउ इसके बाद हमारे पास में क्या परफॉर्म होना चाहिए, प्लस। तो हमने प्लस परफॉर्म कर दिया। इसके बाद हम एस्टिक स्लैश पे आ गए। अब इधर बी वाले पार्ट में पहले क्या सॉल्व होना चाहिए, बी एस्टिक सी। तो हमने बी एस्टिक सी को सॉल्व किया, फिर क्या सॉल्व होना चाहिए, माइनस ए को सॉल्व किया। ये कनेक्ट हो गया पूरा पार्ट, और ये किसके करस्पॉन्डिंगली इक्विवेलेंट है, इक्वल टू के करस्पॉन्डिंगली इक्विवेलेंट है। तो ये कंप्लीट पार्ट आपके पास में किसका रिप्रेजेंटेशन है, सिंटेक्स ट्री का रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर। तो एग्जाम में सिंटेक्स ट्री बनाने के लिए आती है, किसी भी छोटे से क्वेश्चंस में लिखा होता है इसका सिंटेक्स ट्री डिजाइन करो। तो इस चीज को हम लोग डीएस में भी कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ पे भी समझ चुके हैं, तो इजीली आप इसे डिजाइन कर सकते हो। क्लियर। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं, थ्री एड्रेस कोड क्या होते हैं। राइट, थ्री एड्रेस कोड का मतलब होता है हम किसी भी चीज को तीन वेरिएबल्स के ही थ्रू, सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ कि हम एटमोस्ट एटलीस्ट केवल हमारे पास में थ्री वेरिएबल्स हो सकते हैं। राइट, सॉरी, नॉट एटलीस्ट, एटमोस्ट थ्री वेरिएबल्स हो सकते हैं। एटमोस्ट थ्री वेरिएबल्स का मतलब है कि हम या तो एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं, या दो या तीन, तीन से ज्यादा कभी भी यूज नहीं होंगे। राइट, सो थ्री एड्रेस कोड आपके पास में इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन का मोस्ट कॉमनली यूज फॉर्मेट होता है। राइट, सो थ्री एड्रेस कोड इज अ इंटरमीडिएट कोड, इट इज यूज बाय द ऑप्टिमाइजिंग कंपाइलर। राइट, in three address code the given expression is broken down in a several separate instructions, और ये मैक्सिमम कितने नंबर्स में हो सकते हैं, केवल थ्री नंबर्स में हो सकते हैं। these instructions can easily translate into assembly language. each three address code instructions has at most three operand, right?
इट इज कंबाइनिंग ऑफ असाइनमेंट अ बाइनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं तो आपको इस चीज का मीनिंग समझ में आएगा। सपोज हमने लिखा हुआ है ए एस्टिक माइनस बी प्लस सी, राइट। तो सबसे पहले ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट लगने का मतलब क्या हुआ, हम b प्लस सी को सॉल्व कर रहे हैं। तो b प्लस सी का मतलब क्या हुआ, हमारे पास में थ्री एड्रेस कोड का मतलब समझते हैं, राइट। तो थ्री एड्रेस कोड का मतलब क्या है, अगर हम आपसे बोलते हैं कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, a टेंस टू b प्लस सी। तो इसमें कितने ऑपरेंड हैं, पहला ए, दूसरा बी और तीसरा सी। और हमने क्या बोला हुआ था, कितने ऑपरेंड हो सकते हैं, मैक्सिमम थ्री ऑपरेंड ही हो सकते हैं, राइट। सो बी प्लस सी को अगर हमें एवेलुएट करना है थ्री पे, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, टी वन टेंस टू बी प्लस सी। हमने लिख दिया टी वन टेंस टू बी प्लस सी, कितने ऑपरेंड है, वन, टू एंड थ्री। सो इट मीन्स ये पर्टिकुलर पार्ट थ्री ऑपरेंड में कन्वर्ट हो गया। अब कोई भी ये कंफ्यूजन नहीं रखेगा कि सर हर बार थ्री होना चाहिए, नहीं, या तो थ्री हो सकते हैं, या टू हो सकते हैं, या वन हो सकते हैं, राइट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ में टोटल ऑपरेटर्स को काउंट करने, ऑपरेंड को काउंट करने में हमारे पास में थ्री ही होना चाहिए, राइट। सो बी प्लस सी को इवेलुएट करके हम किसी ऑपरेंड में स्टोर करेंगे, तो बी प्लस सी तो दो हो गए और एक ऑपरेंड हमारे पास में टी वन हो गया। नाउ इसके बाद हमारे पास अंदर क्या मिला, टी वन मिला। अब टी वन के साथ हमें क्या परफॉर्म कराना है, यूनिरी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। तो इट मीन्स हम इस यूनिरी ऑपरेशन के रिजल्ट को किसी इंटरमीडिएट वेरिएबल में स्टोर करेंगे, दैट वेरिएबल नेम इज t2 इक्वल टू माइनस टी1। कितने ऑपरेंड है, वन एंड टू, इट मीन्स ये भी थ्री एड्रेस कोड में है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ए एस्टिक, राइट। सो ए एस्टिक, और ये पूरा पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, अब T2 में। तो ए एस्टिक T2, तो कितने ऑपरेंड है, वन, टू एंड थ्री। सो इट मीन्स इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का थ्री एड्रेस कोड ये है, राइट। अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, आप अपनी कॉपी पे लिखो, यहाँ पे डिस्प्ले नहीं है, a इक्वल टू एक्स प्लस वाई एस्टिक जेड, राइट। सो a प्लस वाई एस्टिक जेड अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम, एस्टिक की प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होती है, तो हमने t1 इक्वल टू वाई एस्टिक जेड लिखा, क्लियर। नेक्स्ट, अब हमारे पास में इस जो t1 है वाई एस्टिक जेड, इसके साथ में हमें x को परफॉर्म कराना है, तो हम क्या लिखें, t2 इक्वल टू एक्स प्लस टी1 लिख सकते हैं, t2 इक्वल टू एक्स प्लस टी1। तो ये पूरा पार्ट आपके पास में कन्वर्ट किस में हो जाएगा, x की जगह x रहा, प्लस वाई एस्टिक जेड किस में कन्वर्ट हो चुका था, t1 में। अब आपके पास लास्ट स्टेटमेंट बचा है a, तो a इक्वल टू टी2 हो जाएगा। तो देखो सारे आपके पास में जो तीनों आपने स्टेटमेंट लिखे हैं वो सारे थ्री एड्रेस कोड में है, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे विजिबल है वो, ए इक्वल टू माइनस सी एस्टिक बी प्लस माइनस सी एस्टिक डी। अब देखो माइनस यूनिरी की प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होती है, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम इसको एक किसी टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड टी वन, राइट। अब टी1 एस्टिक बी हम मल्टीप्लाई करा सकते हैं, और इसको किस में स्टोर कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एक इंटरमीडिएट वेरिएबल में स्टोर कर लिया, दैट इज नेम इज टी2, राइट। सो टी2 इक्वल टू बी इंटू टी1, राइट। इसके बाद हमारे पास में ये पूरा पार्ट जो है, क्लियर, इधर वाले पार्ट को हमें सॉल्व करना है, तो इसको भी हमने किस में कन्वर्ट किया, माइनस सी का प्रेफरेंस जब से ज्यादा है तो हमने इसको T3 में स्टोर कर दिया, राइट। इसके बाद हमारे पास में T4 का मतलब क्या हो गया, इस पर्टिकुलर T3 मल्टीप्लाई D होना चाहिए, तो D मल्टीप्लाई T3 हो गया। अब T5 की बात करें तो T5 का मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या कहला रहा है आपके पास में T2, और ये वाला पार्ट क्या कहला रहा है T4। तो अब क्या हो गया, T5 इक्वल टू T2 प्लस T4, राइट। सो अब T5 की वैल्यू को आप किसमें असाइन कर दिया, A में। तो टोटल वेरिएबल्स आपके पास में देखो हर जगह कितने यूज हो रहे हैं, थ्री यूज हो रहे हैं। सो दैट इज अ थ्री एड्रेस कोड कन्वर्जन, राइट। अब थ्री एड्रेस कोड में हम लोगों ने शुरू में पढ़ा हुआ था, तीन रिप्रेजेंटेशन होते हैं, क्वाड्रेटल, राइट, ट्रिपलेट या ट्रिपल्स बोलते हैं उसको, और इनडायरेक्ट ट्रिपल्स, राइट। सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास में थ्री एड्रेस, बेटा बोलो। हाँ सर, ये तो T2, T4, T5 में कैसे आया, कैसे आया, ओके सर ये वाले एग्जांपल में कन्वर्ट एक्सप्रेशन। ओके ठीक है, देखो सिंपल सी चीज समझो, जो हम वेरिएबल्स, जैसे हम किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज अगर हम इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करें तो हमें पता है माइनस सी को पहले इवेलुएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा दिमाग क्या करता है, एक टेम्परेरी वेरिएबल में इसको स्टोर करके रखता है। तो कंप्यूटर भी वही काम करता है, कंप्यूटर भी क्या कर रहा है, उसे पता है कि हमें इस चीज को इवेलुएट करना है, तो हम इसको कहीं इंटरमीडिएट स्टोर करके रखें। तो उसने एक वेरिएबल जनरेट कर लिया, दैट इज कॉल्ड T1, और T1 के अंदर उसने किसकी वैल्यू डाल दी, माइनस सी की वैल्यू डाल दी, ठीक है। इसके बाद हाँ सर आपने, ये तो क्लियर है। हाँ फिर बताओ कहाँ पे दिक्कत है बेटा। सर ये सब T4 तो क्लियर है, हाँ पर फिर, T5 में T2 प्लस T4 अच्छा जो ओके, लिखा है। T5 में आप T5 इक्वल टू T2 प्लस T4, ओके। ये पूरा पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, T2 में। ये पूरा पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, T4 में। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या बच गया, T2 प्लस T4। मीनिंग क्लियर हो रहा है।
अब ये एक्सप्रेशन पूरा किस में कन्वर्ट हुआ, T2 प्लस T4 में। मीनिंग क्लियर है? तो जब T2 प्लस T4 में कन्वर्ट हुआ है तो हम इसको भी तो कहीं स्टोर करेंगे। तो T2 प्लस T4 के करस्पॉन्डिंग हमने क्या लिया, एक और इंटरमीडिएट वेरिएबल ले लिया T5। आप चाहो तो इस पार्ट को हटा सकते हो, आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते हो, डोंट कंफ्यूज। अगर आप ये लिखोगे तब भी सही है, देयर इज नो नीड, राइट। हम इस पार्ट को हटा सकते हैं। मीनिंग क्लियर है? राइट अभी भी यहाँ पे ओके कितने सर। ऑपरेंड है, 1 2 3। तो इंटरमीडिएट कोड जब आप जनरेट करते हो तो हमारे पास में 3 एड्रेस कोड्स में हमारे क्या नेसेसरी कंडीशंस होती है, हमारे पास में नेसेसरी कंडीशंस क्या है, मैक्सिमम कितने आपके पास में ऑपरेंड होने चाहिए, 3 ऑपरेंड होने चाहिए। क्लियर? यहाँ तक का पार्ट क्लियर है? नाउ अब हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट आता है इंटरमीडिएट जो रिप्रेजेंटेशंस हैं 3 कोड जनरेशंस के। उसमें हमारे पास में पहला पार्ट हम लोगों ने क्वाड्रेटल, ट्रिपलेट,